ग्वालियर के अंदर एक बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर 3 सदस्य हैं, पति पत्नी और एक उनका लड़का जो अभी 1 साल का है, यानी कि बच्चा काफ़ी छोटा है और उसका पालन पोषण के लिए वो दोनों जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। पति का नाम अनूप होता है और पत्नी का नाम होता है मीनाक्षी। पति एक कंपनी में काम किया करता है जो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर था और वहां पर कंपनी का जितना भी लेखा जोखा था वो सारा कुछ अनूप के अंडर ही आता था। इधर जो मीनाक्षी थी वह एक कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया करती थी क्योंकि उसे ये सब कुछ अच्छा लगता था। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं थी बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन पढ़ाना मीनाक्षी का शौक था, ना कि उसकी मजबूरी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन तभी अचानक से अनूप जिस कंपनी के अंदर काम किया करता था उस कंपनी का जो मालिक होता है उसकी किसी कारण से मौत हो जाती है और कंपनी का लेखा जोखा देखने के लिए मालिक की पत्नी आ जाती है जो कि विधवा थी और अनूप उसे कंपनी के बारे में समझाने लगता है। अब पहले तो अनूप टाइम से घर आ जाया करता था, लेकिन जब से उसकी मालिक की मौत हुई है और मालिकिन जब से कंपनी को देखने लगी है तो अनूप को टाइम लग जाया करता है, क्योंकि मालकिन को कंपनी के बारे में बताने वाला केवल अनूप ही था। अब जब अनूप देर से घर आने लगता है और सुबह जल्दी जाने लगता है तो मीनाक्षी के ऊपर काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ काम के लिए तो उसने नौकरानी लगा रखी थी, लेकिन बच्चे को भी संभालना और साथ में खाना भी बनाना, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हम किसी और के हाथ का खाना खाएं। इसी वजह से अनूप उससे कहने लगता है कि होटल से खाना ऑर्डर कर लिया करेंगे, तो वह साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं, हम होटल का नहीं खाएंगे, हम अपने घर से ही खाएंगे और मैं अपने आप इन सभी चीज़ों को मैनेज कर लूँगी। वह काम करते समय अपने बच्चे को भी संभालती और साथ में काम को भी अच्छी तरह से किया करती और कॉलेज जाकर भी बच्चों को पढ़ाया करती। इसी तरह से समय बीत रहा था। मीनाक्षी जैसे कॉलेज से आती है तो आने के बाद सबसे पहले अपने बच्चे की देखभाल करती है और उसके बाद घर के काम धंधे में जुट जाती है। तो उसी दौरान उसके दरवाजे की घंटी बजती है और जैसे वो दरवाजा खोलती है तो सामने प्रदीप खड़ा हुआ था। प्रदीप जो कि उनकी लाइब्रेरी का चपरासी था और वह भी पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा पसंद किया करता था और इसी वजह से उसने लाइब्रेरी में चपरासी की नौकरी पकड़ी थी ताकि उसका पढ़ने लिखने का शौक भी पूरा होता रहे। अब मीनाक्षी प्रदीप को देखकर कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्यों, क्या काम है आपको? तो वो कहने लगता है कि मैडम, आप अपनी ये किताबें काउंटर पर ही भूल आई थी, मैंने सोचा कि आपको कोई ज़रूरी काम होगा तो इसी वजह से मैं इन्हें लेकर आपके यहाँ पर आ गया हूँ। अब मीनाक्षी सोचती है कि हाँ, उसने ये किताबें इशू तो करवाई थी लाइब्रेरी से, लेकिन जल्दबाजी में फ़ोन आ गया था और फ़ोन की वजह से वह उन किताबों को वहीं पर भूल कर आ गई थी। तो वो कहने लगती है कि आपने इतना कष्ट क्यों किया, मैं कल लाकर इन्हें ले लेती। तो वो कहता है कि मैडम, मैं समझ रहा था कि आपके लिए ज़रूरी है तो इसी वजह से मैं इन्हें ले आया। इसके बाद जो मीनाक्षी थी उसके हाथ आटे में सने हुए थे तो वह उससे इशारा कर देती कि इसे घर के अंदर रख दो क्योंकि मेरे हाथ सने हुए हैं। जैसे जो प्रदीप होता है घर के अंदर उन किताबों को रख देता है तो उसी दौरान जो मीनाक्षी का बेटा था छोटा सा, वो एकदम से रोने लगता है। अब इसके बाद मीनाक्षी के हाथ आटे में सने हुए हैं और वह अपने बच्चे की तरफ देखती है तो प्रदीप मैडम की भावनाओं को समझकर वहां से उस बच्चे को उठा लेता है और उसे चुप कराने लगता है। इतनी देर में जो मीनाक्षी होती है अपने हाथों को साफ करती है और बच्चे को प्रदीप की गोद में से ले लेती है। कहती है कि ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद प्रदीप वहाँ से चला जाता है और जो मीनाक्षी है वो इसी तरह से अपने काम धंधे में लगी रहती है। धीरे धीरे करके कुछ समय बीतता है और समय के साथ साथ जो मीनाक्षी होती है वो कई बार ऐसे इंसिडेंट से प्रदीप से टकरा जाती है और इसके बाद एक दिन वो इस बात को लेकर अपने पति से इस बारे में बात करती है। उसका पति अनूप जैसे ही शाम को ड्यूटी से वापस आता है तो उसके बाद वो उसे प्रदीप के बारे में बताने लगती है। कहती कि इस तरह से हमारा चपरासी है और बार बार मुझसे टकराता है और मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए और वह मेरी काम में भी मदद करता है। तो इसके बाद जो अनूप होता है वो कह देता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे काम की मदद करने के लिए तुम कुछ पैसे दे दिया करो और ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रही हो। जब तुम उससे भैया कहकर बोलती हो तो वो भला तुम्हारे साथ गलत क्यों करेगा। इसके बाद जो मीनाक्षी के दिमाग में शंका थी वह भी पूरी तरह से निकल जाती है और अब इसके बाद जो प्रदीप है बार बार जब उसे मदद के लिए ऑफर किया करता तो मीनाक्षी मदद ले लिया करती और इसके बदले में उसे कुछ पैसे देने के लिए कहने लगती है। लेकिन जो प्रदीप होता है वह उससे मना करता, कहता है कि नहीं दीदी, जब आप मुझे भाई कहती हो तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ आपकी मदद करने के। तो वो कह देती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद हमारे घर आने की कोई भी जरूरत नहीं है और मैं तुमसे कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। इस बात को सुनकर मजबूरन जो प्रदीप होता है उन पैसों को ले लेता है और इसके बाद मीनाक्षी के घर में एक फैमिली मेंबर की तरह रहने लगा था। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन जब मीनाक्षी अपने कॉलेज जाती है तो वहां पर सभी लोग मीनाक्षी की तरफ अजीब निगाहों से देख रहे थे और जैसे कॉलेज में आने के बारे में प्रिंसिपल को पता चला है कि मीनाक्षी इस कॉलेज के अंदर आ गई है तो वह एकदम से मीनाक्षी को अपने कैबिन में बुलाते हैं। चपरासी आता है, मीनाक्षी से कहता है कि आपको साहब ने बुलाया है। तो मीनाक्षी वहां से साहब के कैबिन में चली जाती है।
जैसे वो कैबिन में जाती है तो उसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वह उसे कॉलेज से निकालने के लिए कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से हमारे कॉलेज पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है और हम तुम्हें अपने कॉलेज के अंदर नहीं रख सकते। इस बात को सुनने के बाद मीनाक्षी बड़ी हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि सर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया जो मेरी वजह से कॉलेज पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो उसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो कहने लगता है कि देखो मीनाक्षी, वैसे तो ये तुम्हारा जाति मामला है, मैं इसमें बोलता अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम शादीशुदा होने के बाद भी गलत तरह के प्रेम प्रसंग रखती हो, ये चीजें हमारे कॉलेज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सभी बच्चों को तुम्हारे बारे में पता है और सभी टीचर इस बारे में जानते हैं कि तुम्हारे और उस चपरासी के बीच में क्या चल रहा है। जैसे मीनाक्षी इस बात को सुनती है तो एकदम से उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह प्रिंसिपल को धमकाने लगती है। कहती है कि सर बेशक से आपको अगर कॉलेज से निकालना है तो कोई और बहाना लगाकर निकाल दो, लेकिन ये बहाना आपका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दरअसल जो चपरासी है वो मेरे छोटे भाई की तरह है और मैं और वो दोनों भाई बहन की तरह रहा करते हैं। वो मेरी मदद कर दिया करता है तो इसमें बुराई ही क्या है। इसके बाद प्रिंसिपल मीनाक्षी से कहता है कि देखो मीनाक्षी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं उसके आधार पर अगर तुम इस कॉलेज के अंदर रुकोगी तो हमारे कॉलेज की बदनामी होगी और तरह तरह की बातें जब कॉलेज के बारे में फैलेंगी तो बच्चे यहाँ पर एडमिशन नहीं लेंगे। ऐसा कहकर वो उससे कहने लगता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो और तुम्हारी आज से यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मीनाक्षी कहने लगती है कि ऐसी बात है तो मैं अपने पति को लेकर आऊंगी और वही तुम्हें बताएंगे कि हम दोनों के बीच में नाता क्या है। बेशक से आप मुझे कॉलेज से निकाल दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इस तरह से मुझे बदनाम नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो प्रिंसिपल बात बताता है, इस बात को सुनने के बाद मीनाक्षी के पैरों तले से जमीन खिसकने वाली थी। प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारे पति ने आकर ये सब कुछ कॉलेज के अंदर बताया है और उसी ने इस बात की तहकीकात की है। वो उस लड़के से भी बात कर रहे थे, प्रदीप से, जो तुम्हारे घर में रहता है। मीनाक्षी जब ये सब कुछ सुनती है तो बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने एक एक बात अपने पति अनूप को बताई थी कि इस तरह से एक लड़का है और वह मेरी मदद किया करता है, और उसी के कहने पर उसने उसे पैसे देने स्टार्ट करे थे मदद के बदले। लेकिन आज उसका पति ऐसा क्यों चाहता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो घर भी नहीं आया था, कंपनी का काम कहकर वहीं पर रुक गया था। इसके बाद मीनाक्षी वहां से सीधा अपने घर जाती है और घर जाकर अपने पति के पास फोन मिलाती है, लेकिन उसका पति उसका फोन नहीं उठाता है और धीरे धीरे मीनाक्षी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। घर के अंदर बैठी बैठी सोच रही थी कि आखिर ये क्या हुआ है और मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है और मीनाक्षी जैसे दरवाजा खोलती है तो उसी दौरान अचानक से उसको सामने प्रदीप खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो वह सोचने लगती है कि प्रदीप ने उसे धोखा दिया है, यहाँ पर मेरा भाई बनकर मेरे साथ रहता रहा, लेकिन उसके बाद मेरे पति से कुछ और बात कह दी है और इसी वजह से अब मेरे पति नाराज होकर मुझसे दूर हो गए हैं। तो जो मीनाक्षी होती है एकदम से जोरदार चाटा प्रदीप को लगा देती है और कहने लगती है कि यहाँ पर क्यों आया है अपनी शक्ल दिखाने के लिए, मेरी जिंदगी तो तूने पूरी तरह से बर्बाद ही कर दी है। इसके बाद जो प्रदीप होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह हाथ जोड़कर मीनाक्षी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि दीदी, मुझे नहीं पता था कि अनूप जी ऐसे निकलेंगे। अब इस बात को सुनकर मीनाक्षी असमंजस में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि अनूप के बारे में क्या कहना चाहता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या इसमें अनूप की गलती है? तो वो कहता है कि हाँ दीदी, इसमें अनूप की गलती है। दरअसल मैं पहले उसी कंपनी में काम किया करता था जहां पर आपके पति काम किया करते थे, और वहां पर रहकर मैं खाली समय में पढ़ाई भी किया करता था। जब आपके पति देखते हैं कि मुझे पढ़ने लिखने का शौक है तो वह मुझे आपके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरी पत्नी अकेली घर पे रहा करती है, तो उसकी मदद के लिए तुम मेरे घर जाकर उसकी खाने बनाने में या घर का काम करने में मदद कर दिया करो और तुम्हारी नौकरी मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में लगवा दूंगा। इसके बाद मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता हूँ और उन्हीं की वजह से मैं बार बार आपके पास आया करता और यहाँ पर आने के बाद आपकी मदद किया करता। लेकिन अचानक से 2 दिन पहले वो कॉलेज के अंदर आए थे और आने के बाद ये सारी गलतफहमी जो कॉलेज के अंदर उन्होंने फैला रखी है, इसके लिए उसने मेरा साथ मांगा था और कहा था कि तुझे गवाही देनी होगी। मुझे वो 50,000 रुपए देने वाले भी थे, लेकिन मैंने उनसे साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि आपकी जो पत्नी है वो मेरी बड़ी दीदी के समान है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन पर कीचड़ उछले। अब इस बात को सुनते ही मीनाक्षी एकदम से टूट जाती है, क्योंकि अब तक भी वो अपने पति को सही समझ रही थी और सोच रही थी कि उनके कानों तक गलतफहमी पहुंच गई है और हम दोनों मिलकर इस बात को सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन जब अपने पति की पूरी सच्चाई उसके सामने आ जाती है तो वह वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है।
इसके बाद जो प्रदीप होता है वो कहने लगता है कि दीदी मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता और मैं आपके पति के बारे में सभी लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ और इसीलिए मैं आपके पास आया था ताकि सबसे पहले मैं आपको इस बात को बता सकूं और उसके बाद मैं आपके ऊपर कीचड़ नहीं उछलने दूंगा। इस बात को सुनकर जो मीनाक्षी है थोड़ी देर तक तो काफी ज्यादा गहन सोच विचार करती है और वो पूछने लगती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो प्रदीप होता है उन्हें बता देता है कि दरअसल जब से मालिक की मौत हुई है उसके बाद से जो आपके पति हैं मालिक की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंगों में हैं और वह आपको तलाक देकर उनके साथ शादी करना चाहते हैं। यह बात सुनकर जो मीनाक्षी है उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि प्रदीप जो कुछ भी कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि जब से कंपनी के मालिक की मौत हुई है उसी दिन से जो अनूप है वो कई कई दिनों के लिए घर से गायब हो जाया करता है कंपनी के काम का नाम लेकर और काफी दिनों से वो सुबह जल्दी चला जाया करता और शाम को लेट तक घर लौटा करता था। इसके बाद जो मीनाक्षी होती है वो उससे कहने लगती है कि भैया अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करो, उनसे 50,000 रुपए ले लो और बेशक से जैसा वो चाह रहे हैं वैसा कर दो। लेकिन प्रदीप साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं दीदी मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसे घिनौने आदमी का बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगा। अब तक तो मैं सोच रहा था कि वो अपनी पत्नी की मदद करने के लिए मुझसे ये सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनके इरादे इतने खराब हैं, तो इसी वजह से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हाँ तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जैसे जीनी है वैसे जियो, लेकिन मैं उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा। चाहे पैसे वो मुझे और भी ज्यादा ऑफर करे, लेकिन पैसों के लिए मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। ऐसा कहकर प्रदीप मना कर देता है। और इसके बाद जब मीनाक्षी को पूरी बात पता चल गई थी तो उसके बाद मीनाक्षी वहां से सीधा प्रदीप के साथ उसकी कंपनी में जाती है और कंपनी में जाकर अपने पति को सभी लोगों के सामने खरी खोटी बातें सुनाने लगती है। कहती है कि अगर ऐसी बात थी तो तुम मुझे एक बार बता सकते थे, अगर तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए था तो ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, मैं हंसते हंसते तुम्हें तलाक दे देती। इसके बाद जो मीनाक्षी का पति अनूप होता है वह नीचे सर करके इन सभी बातों को सुन लेता है और चुपचाप वहीं पर बैठा रहता है। मीनाक्षी कहती है कि वैसे भी मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और मैं अपने मायके जा रही हूँ, कुछ दिनों बाद हम दोनों का तलाक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए मीनाक्षी वहां से जाने लगती है। जाते जाते वह प्रदीप को भी अपने साथ अपने मायके ले जाती है, क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके माता पिता काफी ज्यादा बुजुर्ग हो चले थे। हालांकि उनके पास पेंशन का पैसा आया करता था, लेकिन मीनाक्षी का कोई भाई नहीं था। वह प्रदीप से कहती है कि भाई अब तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम रहोगे तो ये लोग तुम्हें कहीं भी काम नहीं करने देंगे और हमारे साथ रहकर ही अपनी पढ़ाई लिखाई को करना। प्रदीप पूरी बात को समझता था क्योंकि वह एक अनाथ था और इस बारे में मीनाक्षी को भी पता था। मीनाक्षी के साथ प्रदीप वहां से उसके घर चला जाता है मायके में और वहीं पर उस परिवार का बेटा बनकर रहने लगता है। मीनाक्षी उसकी बहन है और उसका भांजा भी है। और तलाक होने के बाद मीनाक्षी अपने शहर में यानी कि मायके वाले शहर में रहकर इसी काम को करने लगती है जो वो पहले किया करती थी। और जो प्रदीप होता है वह वहां पर रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे करने लगता है और पढ़ाई के साथ साथ अब उसे फैमिली का प्यार भी मिलने लगा था। मीनाक्षी के माता पिता उसे अपने बेटे की तरह रखा करते। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ अब इस बात को लगभग 6 साल बीत गए थे, यानी कि मीनाक्षी और अनूप का तलाक हुए लगभग 6 साल हो गए थे और अभी तक उनका बेटा भी काफी बड़ा हो गया था और मीनाक्षी ने अभी तक कोई भी शादी नहीं की थी। इधर जो प्रदीप था वह अपनी पढ़ाई लिखाई को करता है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छी सी सरकारी नौकरी में लग जाता है, जिसे पाकर वह बड़ा ही खुश होता है। मीनाक्षी अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढती है और उसे एक अच्छी सी लड़की मिल भी जाती है और उससे प्रदीप की शादी तय कर दी जाती है। इसके बाद परिवार को एक निमंत्रण आता है, जिस निमंत्रण में उनको सह परिवार जाना था। तो प्रदीप, मीनाक्षी और उनके माता पिता और मीनाक्षी का जो बेटा था वह सभी लोग मिलकर उस शादी के लिए तैयार होते हैं और उस शादी में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जाकर जैसे ही वो लोग खाना खा रहे थे तभी अचानक से जो प्रदीप होता है उसकी नजर एक वेटर पर जाती है और उस वेटर को देखकर वह बड़ा ही हैरान हो जाता है। दरअसल जो वेटर का वहां पर काम कर रहा था वह और कोई नहीं, मीनाक्षी का वही पति था जिससे 6 साल पहले उसका तलाक हो गया था, जो यहाँ पर वेटर का काम कर रहा था। इसके बाद वह मीनाक्षी की तरफ इशारा करता है और उसे अनूप की तरफ देखने के लिए कहता है। अब मीनाक्षी जब अनूप की तरफ गौर से देखती है तो वह भी देखते उसे पहचान जाती है कि ये वही अनूप है। अब जब मीनाक्षी उसको देखती है तो उसके बाद उठकर उसके पास जाने लगती है और अनूप भी उसे आते हुए देख लेता है। तो इसके बाद पहले तो वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे मीनाक्षी पास आकर पूछने लगती है कि अनूप तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो एकदम से अनूप की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगता है। जब मीनाक्षी अनूप को इस तरह से देखती है तो वह सोचने लगती है कि ऐसा इसे क्या हो गया जो ये इस तरह से रो रहा है। तो उसके बाद मीनाक्षी उसे पहले तो चुप कराती है और चुप कराने के बाद एक साइड में ले जाकर उससे बात करने लगती है और उससे पूछने लगती है कि अनूप ऐसा क्या हुआ जो तुम यहाँ पर वेटर का काम कर रहे हो और मुझे देखकर इस तरह से रोने का क्या मतलब है। तो वो बताने लगता है कि मीनाक्षी, जो मैंने काम किए थे उन कामों की सजा मुझे मिली है। मैंने
जब तुम्हें तलाक देने के बाद मालिक की पत्नी से शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कर उसे ये बात पता चल गई थी कि मैंने तुम्हें इस तरह से तलाक दिया है। उसके बाद उन्होंने भी मुझसे साफ साफ बोल दिया कि जब तुम अपनी पत्नी का ही नहीं रहा, अपने बच्चे का ही नहीं रहा, तो मेरा क्या रहेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया और चारों तरफ ये बात फैल गई थी कि मैंने किस किस तरह से अपनी पत्नी को तलाक दिया था, वो भी मालकिन से शादी करने के लिए। तो मार्केट के अंदर मुझे कंपनियों में काम नहीं मिलता है। छोटी कंपनियां काम देने के लिए तैयार थी, लेकिन उनमें मैं काम नहीं करता हूं। जब मैं अपने परिवार के पास जाता हूं तो परिवार वाले भी मुझे धक्का देकर वहां से भगा देते हैं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया था उसके बारे में उनको भी पता चल गया था और इसके बाद वो लोग मुझे धिक्कारने लगते हैं। अब जब सभी रास्ते मुझे बंद होते हुए दिखाई देते हैं तो उसके बाद मैं छोटे मोटे काम करने लगता हूं कंपनियों में और साथ में शराब पीने लगता हूं। लेकिन शराब की लत के चलते मैं वहां पर भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाता हूं और इसके बाद वो लोग मुझे वहां से भी निकाल देते हैं। अब मैं इधर उधर ऐसी छोटी मोटी शादियों में वेटर का काम किया करता हूं या कोई भी काम मुझे मिल जाता है उस काम को करके अपना गुजारा किया करता हूं और शराब पीना भी मैंने छोड़ दिया है और अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा हूं। वैसे तो मुझे जीने का हक नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उसको करने की मुझ में हिम्मत नहीं है और मैं उतनी हिम्मत नहीं जुटा सकता। ऐसा कहते हुए अनूप एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगता है और जो मीनाक्षी होती है वहां से उससे बिना कुछ कहे सीधा उस जगह पर चली जाती है जहां पर उसका पूरा परिवार बैठा था। वहां पर जाने के बाद वो उन सभी लोगों को अनूप की कहानी बताती है और कहती है कि उसे अपने कर्मों का फल मिल गया है और अगर आप लोग चाहते हो तो मैं उससे दोबारा बात करूं साथ रहने के लिए, अगर आप लोग एग्री हो तो। अब इसके बाद जो प्रदीप होता है वह तो इस मामले में कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है कि बहन जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन तभी जो मीनाक्षी के माता पिता हैं वो कहने लगते हैं कि बेटी उसने तुझे एक बार धोखा दे दिया है तो इसकी क्या गारंटी है वो दोबारा से धोखा नहीं देगा। तो वो कहने लगती है कि बाबूजी मेरे ख्याल से अब उसे अकल आ गई है, क्योंकि उसने सब कुछ करके देख लिया है और बुरे काम का बुरा नतीजा उसे मिल गया है। तो उसके माता पिता कहने लगते हैं कि बेटी जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, हमें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है, ये सारा फैसला हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। अगर तुम चाहो तो उसे दोबारा से अपना सकती हो और ना चाहो तो बेशक से मत अपनाओ। इसके बाद मीनाक्षी थोड़ी देर तक गहन सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद दोबारा से अनूप के पास जाती है जो अपने काम धंधे में लग चुका था और उससे कहने लगती है कि अनूप अगर तुम चाहो तो हम दोनों दोबारा से एक साथ रह सकते हैं। अब अनूप इस बात को सुनकर मीनाक्षी से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मीनाक्षी मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है, फिर तुम मुझे अपने लायक क्यों समझ रही हो। तो वो कहने लगती है कि मजबूरी है, दरअसल मेरा बेटा है और बेटे को मैं किससे पिता कहने के लिए बोलूंगी। अभी तो वो थोड़ा छोटा है, लेकिन जैसे ही बड़ा होगा तो अपने पिता के बारे में पूछेगा और मैं उसे क्या बताऊंगी। इस बात को सुनकर अनूप भी समझ जाता है कि मीनाक्षी का कारण क्या है जो उसे दोबारा से अपनाना चाहती है। इसके बाद अनूप दोबारा से माफी मांगता है और मीनाक्षी के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग दोबारा से एक मंदिर में जाकर शादी करते हैं और शादी करने के बाद एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।